नमस्कार, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। ये हमारी आज की 7वीं क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम 6 क्लास पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमारे हर क्लास में 25 क्वेश्चन जीके के रहे हैं और वो सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सारी एग्जामों के ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको हम वन लाइनर के रूप में देख रहे हैं। तो हमारे इस क्लास के साथ 175 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। उससे पहले जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे जो आने वाले वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अभी फ़िलहाल हमारे जो वीडियो आ रहे हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो है, बहुत ही जल्द हम आपके सामने लाइव प्रस्तुत होंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है? तो हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। तो ये एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य में इसका प्रावधान है, ठीक है। कहाँ पर है? तो ये आपके मौलिक कर्तव्य में आपको मिलने वाला है। किस प्रकार का है? तो मौलिक कर्तव्य। और एसएससी का पहले भी बोला है भाग 3, 4 और भाग 4A और भाग 5 बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसमें से हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता है। हम पिछले 6 क्लास में 6 बार इस मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन देख चुके हैं। तो किस प्रकार का है? और ये प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तो मैंने आपको बताया था, जिसमें नदी, झील, जंगल वगैरह सब आते हैं। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, कौन से नंबर का हो जाएगा? 7वें नंबर का। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ठीक है। तो 7वें नंबर का हो जाता है। तो किस अनुच्छेद में मिलने वाला है? अनुच्छेद नंबर 51A और 7वें नंबर पर क्या होता है? जी, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर रहने वाला है। तो किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? 51A जी में, ठीक है। अगला क्या कहता है? सिग्मो पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो सिग्मो पर्व है मुख्य रूप से भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक पर्व है, ठीक है। तो कहाँ पर होगा? गोवा में, ठीक है। गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? दूध सागर। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर मिलेगा? गोवा में मिलेगा। नदी कौन सी हो जाएगी? मांडवी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? मांडवी नदी हो जाएगी। और इसकी जो राजधानी है पणजी, पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर एक और नदी है जिसका नाम क्या है? जुआरी नदी। कौन सी नदी? जुआरी नदी भी कहाँ बहती है? तो गोवा में बहती है, गोवा, ठीक है। गोवा की हम बात करें तो पुर्तगालियों के पास कब गया था? 1510 में। कब गया था? 1510 में। गोवा का पर किसका अधिकार हो गया था? पुर्तगालियों का हो गया था। गोवा भारत का कौन सा राज्य है? तो गोवा भारत का 25वां राज्य है। गोवा मुक्ति दिवस कब होता है? 19 दिसंबर। कब होता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और कब? 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 में। कब मिला? 1987 में। और गोवा पहला राज्य है जिसने क्या किया था? तो आपके अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। और ये वाला जो समान नागरिक संहिता है ये अभी वर्तमान में चर्चा का विषय है, तो इससे जरूर क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। आइए अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? 2011 की जनगणना में किस राज्य में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर्ज की गई थी? महिला साक्षरता दर्ज की गई थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस राज्य में है? तो वो है केरल में। किस राज्य में? केरल में। और कितनी है? तो 92.1%, ठीक है।
अगली की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य भी कौन सा है, केरल ही है। पुरुष साक्षरता वाला भी कौन सा है, केरल ही है। महिला साक्षरता सबसे कम किसकी है, बिहार की है। पुरुष साक्षरता सबसे कम किसकी है, बिहार की है। और ओवरऑल साक्षरता सबसे कम किसकी है, तो वो भी आपके बिहार राज्य की है। अगला क्या है, कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। ये वाला क्वेश्चन हमने इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करा था, जिसमें हमने 4 युद्ध को पहले ही देख लिया था। तो हम वापस से उन 4 युद्ध की बात करते हैं। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध है ना, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, चौथा युद्ध। हालांकि ये सारे पानीपत के नहीं हैं। पहला होता है 1526 है ना, दूसरा होता है 1527, तीसरा होता है 1528 और चौथा होता है 1529। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। इसके बाद होता है कहाँ का, खानवा का युद्ध। इसके बाद होता है कहाँ पर, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। इसके बाद होता है कहाँ का, घाघरा का युद्ध। तो इस युद्ध की बात हो रही है, तो किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था चंदेरी का युद्ध। किस किस के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है। हर युद्ध में कौन था, बाबर था। यहाँ पर भी कौन रहेगा, बाबर रहेगा। यहाँ पर भी कौन रहेगा, बाबर रहेगा, ठीक है। इधर कौन रहेगा, महमूद लोदी, ये इब्राहिम लोदी का भाई था। इसके बाद खानवा के युद्ध में कौन रहेगा, राणा सांगा, ठीक है। कौन रहेगा, राणा सांगा साहब रहेंगे। और यहाँ पर कौन रहेगा, इब्राहिम लोदी रहेगा। तो ये 4 युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। किस किस के बीच में, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है, तो कहने का मतलब है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस, क्या नाम है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर, पीसी प्रकाश चंद्र महालनोबिस, ठीक है। किस मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो इस मॉडल पर आधारित है। और जिसमें किसको प्रमुख टारगेट पर रखा गया था, तो उद्योगों को, किसको, उद्योग को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्रमुख रूप से टारगेट पर रखा गया था, लक्ष्य पर रखा गया था, तो उद्योग को रखा गया था। और इसकी जो अवधि थी वो क्या थी, तो ये थी 56 से 61, 56 से 1961। राउरकेला लोहा और इस्पात संयंत्र किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था, तो राउरकेला जो लोहा इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। कब, किसकी सहायता से, तो जर्मनी की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। तो राउरकेला कहाँ पर आता है, तो उड़ीसा में आता है। कहाँ पर आता है, उड़ीसा राज्य में आता है। किस राज्य में आता है, उड़ीसा राज्य में आता है। उड़ीसा में और क्या क्या है, तो देखते हैं, भीतरकनिका, भीतरकनिका, ठीक है। इसके बाद सतकोसिया, सतकोसिया अभ्यारण्य, ठीक है। ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ कहाँ मिलता है, तो ये भी उड़ीसा के तट पर मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसका नया नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो भी कहाँ पर है, उड़ीसा के तट पर है। उड़ीसा के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्कल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से, उत्कल तट कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। कलिंग तट कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, कलिंग तट भी आपका कहाँ पर उड़ेगा, मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। सूर्य मंदिर कहाँ पर मिलेगा, तो सूर्य मंदिर भी आपको उड़ीसा में मिलेगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, यह भी कहाँ पर मिलेगा, आपको उड़ीसा में मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर मिलता है, राउरकेला। कहाँ पर है, राउरकेला।
केला में। ठीक है, ये इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। किस राज्य में? उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। उत्कल तट कहाँ पर है? उड़ीसा में। कलिंग तट कहाँ पर है? उड़ीसा में। ओलिव रिडले कछुआ किस तट पर प्रजनन के लिए आता है? तो उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर। सतकोसिया नेशनल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? वो भी उड़ीसा में। राउल केला, जिसके नाम, जहाँ पर क्या है, भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो किसका है? भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। पिछले 2 हॉकी पुरुष विश्व कप कहाँ आयोजित हुए? तो वो भी आपके उड़ीसा में ही आयोजित किए गए हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान द्वारा किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है या लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो जो भारत सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संसद की जो हम बात करते हैं वो किस में है? तो 79 में। किस में है? कौन से अनुच्छेद में? 79 में। इसके कितने अंग होते हैं? इसके प्रमुख 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बाद कौन होता है? तो लोकसभा होती है। ठीक है, लोकसभा होती है। और लोकसभा के साथ तो एक और कौन होता है? तो राज्यसभा। तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। क्या है अभिन्न अंग? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के बाद लोकसभा है। लोकसभा के बाद क्या है? राज्यसभा है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से इसे ग्रहित किया गया है। इसके पहले एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, एकल नागरिकता। पिछली क्लास में पढ़ी थी। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहित की गई है नागरिकता। ठीक है, कहाँ से ग्रहित की गई है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। और संसदीय स्वरूप भी कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से ही इसे ग्रहित किया गया है। और भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का, जो लगभग कितने अनुच्छेद लिए गए हैं यहाँ से? लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। लगभग 75% ये देखने को मिलता है। अगला क्या कहता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंगल पांडे ब्रिटिश सेवा की, सेवा नहीं है, सेना की, क्या है? सेना की। तो सेना की किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन से? 34वीं रेजिमेंट के सिपाही कौन थे? रेजिमेंट है ना, रेजिमेंट के सिपाही कौन थे? मंगल पांडे थे, जिनको क्या है? फांसी दे दी गई थी। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? कुंवर चैन सिंह को। किसे कहा जाता है? कुंवर चैन सिंह को, जिनका समाधि स्थल कहाँ है? सीहोर जिले में। सीहोर जिले के सीहोर शहर में। कहाँ पर है? सीहोर जिले के सीहोर शहर में किसका है? तो कुंवर चैन सिंह की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो सीहोर में। ठीक है, तो मंगल पांडे और कहाँ से संबंधित है? तो बैरकपुर। कहाँ से? बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। कौन सा अधिकार भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने, ठीक है, बसने का उपबंध करता है? तो कौन सा संविधान, नहीं, कौन सा अधिकार भारत के किसी भी भाग में क्या है? भाग में रहने और बसने, रहने और बसने, भारत में रहने और बसने का उपबंध करता है। तो ये करता है कौन सा अधिकार? तो स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह जैसी संरचना पाई गई है? तो लोथल में पाई गई है, जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर है? बंदरगाह जैसी जो क्या संरचना पाई गई है वो कहाँ पर मिलेगी? तो गुजरात के लोथल में। कहाँ मिलती है? गुजरात के लोथल में। ठीक है, और यहाँ से और काय के साक्ष्य मिलते हैं? तो हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो भी लोथल से ही आपके प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये भी आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से ही प्राप्त होते हैं। तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलता है, प्रमुख स्थल होता है। तो हवन कुंड और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से प्राप्त होंगे आपको। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और,
फारस की मुहर, फारस की मुहर, फारस की मुहर वो भी कहाँ से मिलेगी? तो वो भी आपको लोथल से ही प्राप्त होती है। अगले की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है? कावेरी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो कावेरी का उद्गम होता है कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कावेरी राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और कावेरी नदी को क्या माना जाता है? तो 2 मानसूनों से वर्षा प्राप्त करने वाली नदी, ठीक है, जो आपके पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करती है प्रारंभिक बिंदु पर अपने, और कोरोमंडल तट पर ये जब जाती है तो ये किस मानसून से वर्षा प्राप्त करती है? उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाली नदी है। तो ये वाली जो नदी है प्रायद्वीप भारत की 12मासी नदियों में आती है। तो प्रायद्वीप भारत की 12मासी नदी किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है कावेरी नदी को, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी की कौन सी पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। किस पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ठीक है। कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम, कौन सा? श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगाद्वीप, और कौन सा? श्रीरंगाद्वीप, ये दोनों किस नदी पर है? तो ये दोनों कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। एक तमिलनाडु में एक परियोजना आती है जिसका नाम क्या है? मेट्टूर परियोजना। मेट्टूर परियोजना कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है? ये क्या हुआ? ठीक है। एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, ठीक है। तो एकमात्र महिला सुल्तान जिसका नाम क्या है? रजिया सुल्तान। सुल्तान है ना, कौन सी सुल्तान? रजिया सुल्तान, जिसका नाम क्या है? जो किसकी पुत्री थी? तो ये किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री। किसकी पुत्री? इल्तुतमिश की पुत्री, ठीक है। और इसने रजिया की लिए क्या करवाया था? तो इसने चांदी का टंका 2 सिक्के चलवाए थे, 2 तरीके के सिक्के चलवाए थे, 2 धातु के सिक्के चलवाए थे, जिसमें चांदी का टंका था और क्या था? तांबे का जीतल। किसने चलवाए थे? तो इसी ने चलवाए थे। इसके बाद क्या है? इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ की थी। इसके बाद जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है? हरिके बैराज जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी पर है? तो ये आता है व्यास और सतलज के संगम पर। किस नदी के संगम पर? व्यास और सतलज नदी के संगम पर, ठीक है। इधर से आपकी व्यास नदी आती है, इधर से सतलज नदी आती है, पंजाब राज्य में दोनों मिल जाती है। और इसके यहाँ पर क्या होता है? हरिके बैराज बना हुआ है। कौन सा बैराज बना हुआ है? हरिके बैराज। और इधर से क्या होता है? इधर से एक नहर निकली है जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। क्या होता है? इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर मानी जाती है, नहर परियोजना मानी जाती है इंदिरा गांधी नहर। तो किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित हो जाएगी? तो पंजाब राज्य में आपकी स्थित हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले की ओर। 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक सांसद भारत के किस राज्य में है या से हैं? ठीक है, अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है, थोड़े दिन बाद अगली आ जानी है, 2024 में चुनाव होने हैं। तो यहाँ पर पूछा है, सीधे शब्दों में पूछा है, वर्तमान में किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? 80 सीटें हैं, ठीक है। सीधा सा इसका फंडा ये है। सांसद पूछा है या लोकसभा सीटें पूछी है, एक ही बात होती है। तो किस राज्य में आती है? 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक सांसद है, तो किस राज्य के हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। किस राज्य के हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में। यूपी कितना है? 80। कितना है? 80 सीटें, जो कि क्या है? सबसे ज़्यादा है। इसके बाद राज्यसभा में कितनी है? 31 है। टोटली कितने सांसद हो जाते हैं? तो 8 3 11 111। टोटली 111 है, लेकिन लोकसभा पूछा है तो लोकसभा में आपके हो जाएंगे कितने? 80 सांसद यहाँ पर होते हैं।
गदर पार्टी का गठन किसने किया था? लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। तो किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने। कौन से दयाल जी? लाला हरदयाल। और कब की थी? 1913 में। कहाँ पर की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। ठीक है। और गदर मूवी सभी को पता है, सनी देओल। अगला क्या है? करगाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का ये एक लोक नृत्य है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का लोक नृत्य। इसके अलावा हमने भरतनाट्यम भी देखा है, तो वो भी कहाँ पर है? तमिलनाडु का, जिसको दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दासी अट्टम के नाम से भी भरतनाट्यम को जाना जाता है। अभी फिलहाल क्या है? करगाम तो तमिलनाडु का एक नृत्य है। फूलदेही उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? यूके में मनाया जाता है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला नृत्य है। किस राज्य में? यूके, उत्तराखंड, यूके है ना, या फिर उत्तराखंड राज्य में मनाया जाने वाला नृत्य। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। ठीक है। इसके बाद क्या है? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है। इसके बाद क्या? नंदा देवी, नंदा देवी ये भी कहाँ पर है? नंदा देवी की पहाड़ी, ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्या कहता है? किस विभूति ने भारत में हरित क्रांति की प्रस्तुति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। ये वाला क्वेश्चन शायद हमने पहले भी देखा था, लैंग्वेज चेंज होकर वापस से आया है। ठीक है। जैसे हमने नॉर्मन बोरलॉग जब पढ़ा था 1970 के दशक में, उनने क्या मिला था? तो हरित क्रांति को लाने के लिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भारत में जो हरित क्रांति लेकर आने वाली विभूति है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और जो कब आई थी? तो अवकाश काल के दौरान आई थी। योजना अवकाश काल के दौरान आई थी, जो 1966 से 1969 के बीच में भारत में था। पंचवर्षीय योजना, जहां पर जिस समय में पंचवर्षीय योजना कार्यरत नहीं थी, उस समय एक एक वर्ष की योजना बनाई गई थी, उसको योजना अवकाश काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? किसे बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा? तो फरीद को। किसको? तो जो शेरशाह सूरी है, उसके बचपन का जो नाम था वो क्या था? फरीद था। और बाद में ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसके नाम से? शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो मकबरा वो कहाँ पर है? बिहार, सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम, सासाराम बिहार में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का है। ठीक है। और इसने कहाँ पर? तो इसने दिल्ली मुगल साम्राज्य के स्थान पर कुछ समय शासन किया था। किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं को 2 युद्ध में इसने पराजित किया था। एक युद्ध होता है 1539 में और एक होता है 1540 में। ठीक है। ये होता है कौन सा? चौसा का युद्ध। और ये होता है कौन सा? बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध। दोनों युद्ध में कौन हारा था? तो हुमायूं इन दोनों युद्ध में हार जाता है। ठीक है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी को फरीद के नाम से जाना जाता था बचपन में, जो बाद में क्या कहलाया? शेरशाह सूरी कहलाया। और इसको ये जो शेर खां की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो बिहार के एक शासक थे जिनका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी करके एक व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या करा था? जिन्होंने शेरशाह को शेर खां की या फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। अगला क्या है? धमेक स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यूपी में ये आते हैं। कहाँ पर आएंगे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर आएंगे? उत्तर प्रदेश में। जबकि सांची का स्तूप हमने पहले भी पढ़ा था। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो ये आता है मध्य प्रदेश में। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। और धमेक स्तूप कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है कि हम हमारी जो मिश्रित संस्कृति है की समृद्ध विरासत है ना, मिश्रित संस्कृति है, उसे संरक्षित करें, है ना, उसे क्या करें? उसे महत्व दें और उसे संरक्षित करने का हमारा
कर्तव्य होना चाहिए। तो ये क्या है, एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है जो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये भारत के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। किस में है, अनुच्छेद 51A 51A। और क्या है, तो कौन सा वाला है, संस्कृति वाला है। और संस्कृति वाले को हम किस प्रकार याद करते हैं, छठ पूजा, जो हमारी बिहार क्षेत्र की महत्वपूर्ण संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो छठ पूजा मतलब संस्कृति, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। सातवां हमने कौन सा याद करा था, आपका पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें नदी, तालाब, झील, नदियाँ वगैरह, जंगल सब आते हैं। तो 7 समुंदर पार, तो सातवां वो हो जाएगा। और छठा वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा संस्कृति। तो छठ पूजा 6 नंबर मतलब संस्कृति, ठीक है। अगला क्या कहता है, भारत में योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, ठीक है। तो नीति आयोग का गठन कब होता है, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन होता है, ठीक है। तो याद रखना कब होता है, 1 जनवरी 2015। और प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। कौन थे, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्या की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही की गई थी। मकर संक्रांति को समर्पित एक त्योहार है या पर्व है, उत्सव है। तो मकर संक्रांति सूर्य देवता को समर्पित एक त्योहार होता है। किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित पर्व है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था छठा वाला संस्कृति वाला मतलब छठ पूजा, तो छठ पूजा भी किसको समर्पित पर्व है, तो वो भी सूर्य देवता को ही समर्पित पर्व होता है। और मकर संक्रांति भी किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को ही समर्पित पर्व है। किसको है, सूर्य को। किसको, सूर्य को। पुर्तगाली भारत के किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था, तो पुर्तगाली भारत के मतलब जितने हिस्से में पुर्तगालियों ने भारत पर कब्जा किया था वो पुर्तगाली भारत कहलाया। तो उसमें जो पुर्तगाल का जो वायसराय था उसमें से किसने गोवा पर अपना अधिकार किया था, तो वो किया था अल्बुकर्क ने। किसने किया था 1510 में, अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क। और पूरा नाम क्या था, अल्फांसो अल्बुकर्क। अल्फांसो अल्बुकर्क जो क्या था, तो पुर्तगालियों का वायसराय था, जिसने 1510 में बीजापुर के शासक से क्या किया था, गोवा को छीन लिया था या गोवा को जीत लिया था। तो जो गोवा था 1510 ईस्वी में किसके पास जाता है, पुर्तगालियों के पास जाता है। और कब तक रहता है, 1961 तक ये पुर्तगालियों के पास रहता है, ठीक है। कब तक रहता है, 1961 तक, 1510 से। और पुर्तगालियों में आने वाला पहला यात्री कौन था, तो वास्को डिगामा था, जो 1498 में आया था। और किसके समय आया था, तो ये आया था सिकंदर लोदी के समय में, ठीक है। किसके समय में आया था, तो सिकंदर लोदी के समय में भारत आता है। मतलब उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था 1498 के समय। अगर क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगाली जब भारत आए थे या वास्को डिगामा जब भारत आया था तब दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, तो लोदी वंश का शासन था 1498 के समय। और शासक कौन था, सिकंदर लोदी था, जिसने गजे सिकंदरी की स्थापना की थी या उसको चलाया था, जो क्या है, भूमि माप की एक इकाई हुआ करती थी, गजे सिकंदरी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो के साथ हमारे कितने, तो इस सीरीज के 175 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि ये हमारी क्या थी, तो 7वीं क्लास थी। प्रत्येक क्लास में हमने 25 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आपकी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम आती है तब तक हम तकरीबन यहाँ पर 2500 क्वेश्चन कर चुके होंगे। कितने क्वेश्चन कर चुके होंगे, 2500 क्वेश्चन। 2500 से लेकर 3000 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट
हो जाएंगे। तो जो भी इस क्लास को कंटिन्यू देख रहा है उसको इस क्लास से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप ये 3000 प्लस 2500 से लेकर 3000 प्लस क्वेश्चनों का एक नोट्स बना सकते हो प्रॉपर। और ये सारे क्वेश्चन क्लास क्या है, एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एसएससी की एग्जाम के क्वेश्चन है यहाँ पर। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। जिसने भी अगर प्रॉपर क्लास ली है और इन क्वेश्चनों को नोट किया है और इनके साथ जो अन्य बातें भी हमने की है उनको भी अगर नोट किया है तो जीके में आपके 20 में से पूरे 20 तो कहना मुश्किल है, लेकिन 17 या फिर 18 नंबर आपके किसी ने नहीं छुड़ाए हैं अगर आप इस क्लास को प्रॉपर रूप से देखते हो। क्योंकि आने वाले समय में मैं इस क्लास में करंट के क्वेश्चन भी डालने वाला हूं, ठीक है। करंट के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 25 से कहाँ पर जाएगी, 30 क्वेश्चनों पे जाएगी और हो सका तो इसको और आगे हम 50 क्वेश्चनों पर ले जाएंगे। और इसमें पूरा जनवरी 2023 से लेकर अब तक के करंट के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इस क्लास को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और जितने भी हमारे वीडियो हैं उनको शेयर करें।